चलो सुनो रे सुनो, आज अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से, है ना। क्या लिखा था लास्ट टाइम ये बता दो। है ना, एनाटॉमी वाला बैच 10 बजे बाद में रुकेगा आज, जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। अब सुनो, लास्ट टाइम पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथि उपकला की बातें कर रहे थे। हमने कहा था कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और एक कोशिकीय ग्रंथि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे से पूछा जाएगा एक कोशिकीय ग्रंथि किसे कहते हैं। आंसर क्या दोगे? गोबलेट सेल या कलश कोशिका। गोबलेट सेल या कलश कोशिका के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? अरे सर देख लो इधर है, हो गई पंचायती, है ना, आज टीचर्स डे है ना, इसीलिए बात कर पाए, तो नहीं तो नहीं कर पाता। हाँ तो राज जी उसे पढ़ने पे ध्यान दे यार तुम। तो एक कोशिकीय ग्रंथि आपसे पूछी जाएगी, बहुकोशिकीय ग्रंथि आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि गोबलेट सेल के अलावा सभी ग्रंथियों की बात करते हैं तो कैसी होती है? बहुकोशिकीय होती है। उसके बाद में छोटी बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करी। अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होगी जिनके श्रावण के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाएगी और अपना श्रावण डायरेक्ट किसमें चला डालेंगे? रक्त के अंदर डालेंगे। तो संबंधित ऑर्गन तक जाएगा ब्लड और वहां पर उसी ऑर्गन के ऊपर काम करेगा, किसी और के ऊपर काम नहीं करेगा। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं तो उनके अंदर श्रावण के लिए नलिकाएं पाई जाती है। जहां पर नलिका जाकर ओपन होगी वहीं पर उसका श्रावण जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर लार ग्रंथि लिखी थी, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जांपल आप फिजियोलॉजी के अंदर और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ लोगे। अंडाशय और वृषण को भी अंतःस्रावी ग्रंथि माना है हमने, क्यों लिखा? क्योंकि अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण होता है और जबकि वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। कौन सी जगह से कौन सा होता है इसकी बात अपन गायनी के अंदर या मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे कर लेंगे। उसके बाद में सबसे छोटी सबसे बड़ी की बात कर रहे थे अपन। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो वो थायराइड होती है और सबसे छोटी की अगर बात करते हैं तो पीनियल होती है। जो पूछ रहे थे, स्पर्म शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है ना। अपन ने लिखा था अंडाशय शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो शुक्राणु शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, जो सर बोल रहे थे। लिख लेना, उसको मेंशन करो। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, लिखा था अपन ने कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, फिर प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका। लिख लो, शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। लाइव वालों को भी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे छोटी कोशिका में शुक्राणु का नाम लिखोगे, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका होती है यकृत और सबसे छोटी कोशिका गॉबलेट सेल, ठीक है। अगर अंतःस्रावी बहिस्रावी कुछ भी नहीं दे रखा है तो उस केस के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानोगे? यकृत, और सबसे छोटी गॉबलेट सेल मानेंगे, ठीक है। अब देखो, श्रावण के आधार पर या कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। सबसे पहले कौन सी आती है? मीरोक्राइन, दूसरे नंबर पे एपोक्राइन और तीसरे नंबर पे होलोक्राइन। कंडीशंस अज्यूम करोगे एक, है ना। ग्रंथि है तो ग्रंथि के अंदर कोशिकाएं तो पाई जाएगी और कोशिकाएं श्रावण का काम करेगी, क्लियर है। ग्रंथि की एक कोशिका है और इसके अंदर ये वो पदार्थ है जिसका कोशिका श्रावण करना चाहती है, इसको बाहर निकालना चाहती है ना। तीन कंडीशन हमारे पास में। पहली कंडीशन ये है कि धीरे धीरे जिस पदार्थ का श्रावण करना चाहती है वो उसकी कोशिका झिल्ली के पास में आए और कोशिका झिल्ली उसके चारों ओर एक आवरण टाइप का बना दे और फिर साथ के अंदर इस पदार्थ को कोशिका ऐसे कैसे बाहर निकाल दे। याद हो अगर कोशिका झिल्ली आपको, तो कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अंदर दो तरीके लिखे थे, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये कौन सा तरीका है? ये हो गया एक्सोसाइटोसिस। कोशिका को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वे ग्रंथियां जिनके अंदर श्रावण एक्सोसाइटोसिस के द्वारा होता है
और कोशिका को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, ऐसी ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? मीरोक्राइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीरोक्राइन। सेकंड कंडीशन अज्यूम करोगे, सेम वही ग्रंथि है, इस पदार्थ को बाहर निकालना है, पदार्थ कोशिका झिल्ली के पास में गया, फिर यहां पर जब आया पदार्थ तो इसके अंदर कोशिका झिल्ली और कुछ मात्रा के अंदर कोशिका द्रव्य भी आ गया, है ना। पदार्थ कोशिका झिल्ली के बराबर में है, कुछ मात्रा के अंदर कोशिका झिल्ली और कुछ मात्रा के अंदर कोशिका द्रव्य उस पदार्थ के चारों ओर आ गया और फिर इस पदार्थ का सिक्रेशन हो गया। यानी कोशिका का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, एक्सोसाइटोसिस नहीं बोलोगे अब इसको, कोशिका का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कोशिका डेड नहीं हुई। यहाँ पर कोशिका वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर आएगी, वापस से पदार्थ का श्रावण करेगी, वापस से नॉर्मल पोजीशन में वापस से पदार्थ का श्रावण करेगी। ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एपोक्राइन। वे ग्रंथियां जहां पर कोशिका का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, श्रावण एक्सोसाइटोसिस के द्वारा होता है, क्या कहलाती है? जहां पर कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का नुकसान होता है। तीसरी कंडीशन जो हो सकती है वो ये वाली कंडीशन है, ये कोशिका इसको श्रावण करना है, ये कोशिका खुद नष्ट हो जाएगी और नष्ट होने के बाद में खुद ही श्रावण के साथ में बाहर निकल जाएगी। इस कोशिका की जगह खाली हो गई खाली, इसकी जगह दूसरी कोशिका तैयार होगी, वो भी श्रावण के साथ में बहेगी, तीसरी कोशिका तैयार होगी और ये साइकिल चलती रहेगी इस प्रकार से। ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? होलोक्राइन। तो जहां पर पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है और श्रावण के साथ में बह जाती है, ऐसी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? जहां पर कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का नुकसान होता है, और जहां पर कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का कोई नुकसान नहीं होता, श्रावण एक्सोसाइट। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? डिफाइन हमारे से कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा कि एपोक्राइन क्या होता है, मीरोक्राइन क्या होता है, होलोक्राइन क्या होता है। हमारे से पूछा था एग्जाम्पल, एक ग्रंथि का नाम दे दिया और पूछा जाएगा निम्न में से कौन से प्रकार की होती है। अब सुनो, यहां पर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं होलोक्राइन की, तो सिर्फ सिंगल नाम आता है, त्वचा में उपस्थित सीबेशियस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सीबेशियस ग्रंथि। इस सीबेशियस ग्रंथि से तेलीय पदार्थ सीबम का स्रावण होता है और यह सीबम विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है। विटामिन डी के संश्लेषण में क्या करेगा? सहायता। त्वचा की व्युत्पन्न डेरिवेटिव ऑफ स्किन हमारे कोर्स के अंदर है, वहां पर भी बात करेंगे हम वापस से इसके बारे में, ठीक है। तो सीबेशियस ग्रंथि पूरे शरीर के अंदर इकलौती ऐसी ग्रंथि है जहां पर जब सीबम का श्रावण होता है तो सीबम का श्रावण करने वाली कोशिका खुद सीबम के साथ में नष्ट होकर बाहर निकल आती है और उसकी जगह दोबारा दूसरी कोशिका तैयार होगी, वो वापिस श्रावण का काम करेगी और वो भी नष्ट हो जाएगी। जब श्रावण की बारी आएगी तो कोशिका को नष्ट होना ही पड़ेगा। ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं? होलोक्राइन। एपोक्राइन की अगर बात करते हैं तो एपोक्राइन के अंदर नाम आता है मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो स्तन ग्रंथि के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? दूध का। तो दूध के अंदर बेसिकली जो पदार्थ आ रहे हैं, जो कोशिका मेमरी ग्लैंड की वो सेल जो दूध के साथ में आ रही है, तो दूध के साथ में उस कोशिका का कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य और कुछ मात्रा में कोशिका झिल्ली वो भी आ रही है, लेकिन कोशिका नष्ट नहीं हो रही है। कोशिका अगर नष्ट होने लग जाती है इसके अंदर तो स्तन ग्रंथि कभी तो पिचक के वैसी हो जाती, फिर वापस बड़ी होती, फिर नॉर्मल हो जाती। तो जब तक दूध भरा रहेगा तब तक तो नॉर्मल रहेगी, उसके बाद में जैसे ही आपने दूध निकाला कुछ मात्रा में परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे टाइम पीरियड मिलेगा दूध का संश्लेषण होगा, वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगी। ऐसी ग्रंथियों को क्या बोलेंगे? दो ही एग्जाम्पल है हमारे पास में, बाकी बची हुई जितनी भी ग्रंथियों के नाम जानते हो सारी की सारी कौन सी प्रकार की होगी? मीरोक्राइन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें मीरोक्राइन के लिए, श्वेत ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, यकृत हो गया आपका, अग्नाशय हो गया, गोबलेट सेल हो गई, ये सारी की सारी कौन से प्रकार की होगी? मीरोक्राइन प्रकार की। तो अगर आपको ये दो नाम नीचे वाले याद हैं तो बाकी सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? मीरोक्राइन के लिए। दिक्कत यहां तक पहली बात, ठीक है। श्वेत ग्रंथि के लिए विशेष प्रकार की टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं हम, सिर्फ श्वेत ग्लैंड के लिए। श्वेत ग्रंथि के लिए इसके लिए एक टर्म काम में लेते हैं, इक्राइन। क्या काम में लेते हैं?
इक्राइन। अगर मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो कि मेरे को नहीं लगता कभी पॉसिबल होगा, आपको ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे 99.99%। मान लो गलती से अगर चौथा ऑप्शन भी दिया जाए इक्राइन, और पूछा है श्वेत ग्रंथि निम्न में से कौन से प्रकार की होती है, तब क्या आंसर कर क्या होगे? और अगर इक्राइन नहीं दे रखा तो? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर आपको ऑप्शन के अंदर श्वेत ग्रंथि के लिए इक्राइन ऑप्शन में दे रखा है तो इक्राइन सेलेक्ट करोगे, नहीं तो मेरोक्राइन सेलेक्ट करोगे। क्लियर है? लिखना शुरू करो। लिखो, कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर सर एक बार पीछे से बताओ, यही है पीछे, ये शुरू ही किया हमने, इससे पहले कुछ भी नहीं, है ना? पेज देख लिया करो, यहाँ पर 1 नंबर चल रहा है ना? अगर मैं इसको आगे कर दूंगा तो 2 नंबर आ जाएगा, फिर पीछे जा सकता हूं। देखो, कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर, कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर, कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर, कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कोशिका को हुए नुकसान के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखोगे मीरोक्राइन, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखोगे मीरोक्राइन, मीरोक्राइन। मीरोक्राइन लिख लिया? लिखो मीरोक्राइन के अंदर, लिखो, इसमें श्रावण एक्जोसाइटोसिस के द्वारा होता है। मीरोक्राइन में लिखोगे इसमें श्रावण एक्जोसाइटोसिस, ये लिखा हुआ, एक्जोसाइटोसिस के द्वारा होता है। इसमें श्रावण एक्जोसाइटोसिस के द्वारा होता है। इसमें श्रावण एक्जोसाइटोसिस के द्वारा होता है तथा कोशिका को, तथा कोशिका को, तथा कोशिका को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसमें श्रावण एक्जोसाइटोसिस के द्वारा होता है तथा कोशिका को किसी भी प्रकार का नुकसान, इसमें श्रावण एक्जोसाइटोसिस के द्वारा होता है तथा कोशिका को किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल लिखोगे, श्वेत ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और सेबेसियस ग्रंथि को छोड़कर जितने भी नाम आपको याद हैं वो सारे के सारे लिख सकते हैं। गॉबलेट सेल के अलावा लार ग्रंथियां भी आ गई। बिल्कुल इसी के अंदर आएंगे। मैंने कहा ना, 2 को अगर छोड़ दिया जाए, नीचे वाली को, स्तन ग्रंथि को और सेबेसियस ग्रंथि को, तो बाकी सारे के सारे कौन से प्रकार में आएगी? मीरोक्राइन के अंदर। दिक्कत यहां तक? सेकंड नंबर पे कौन सा लिखोगे? एपोक्राइन। नेक्स्ट लिखो एपोक्राइन, एपोक्राइन, एपोक्राइन लिखो। इसमें एपोक्राइन में कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य, कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य, कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली, कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली, कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली का नुकसान होता है। कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली का नुकसान होता है, लेकिन
लेकिन कोशिका नष्ट नहीं होती। कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य तथा कोशिका झिल्ली का नुकसान होता है, लेकिन कोशिका नष्ट नहीं होती है। जितने भी कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का नुकसान होगा वो वापस से रिकवर करेगी और वापस से श्रावण का काम करेगी। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। तीसरे नंबर पे लिखोगे होलोक्राइन। होलोक्राइन, होलोक्राइन। लिखो इसके अंदर कोशिका नष्ट होकर, कोशिका नष्ट होकर, कोशिका नष्ट होकर स्त्रावण के साथ बह जाती है। कोशिका नष्ट होकर स्त्रावण के साथ बह जाती है। कोशिका नष्ट होकर स्त्रावण के साथ बह जाती है, यानी कि पूरी पूरी कोशिका नष्ट होगी, सिक्रेशन के साथ में बाहर चली जाएगी और जिस जगह से कोशिका निकली है वहां पर दूसरी कोशिका का निर्माण होगा और वो भी श्रावण के साथ में बह जाएगी और ये एक साइकिल चलता रहेगा। एग्जाम्पल के अंदर लिखो त्वचा में उपस्थित सेबेसियस ग्रंथियां। एग्जाम्पल के अंदर लिखोगे त्वचा में उपस्थित सेबेसियस ग्रंथियां। त्वचा में उपस्थित सेबेसियस ग्रंथि। त्वचा में उपस्थित सेबेसियस ग्रंथि। सेबेसियस ग्रंथि के नीचे लिख लेना सीबम का स्रावण। सीबम का स्रावण जो विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है। सीबम का स्रावण जो विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है। जो विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है। दिक्कत यहां तक नहीं? नोट डाल के लिखो। लिखो श्वेत ग्रंथि, नोट डाल के लिखो श्वेत ग्रंथि इक्राइन। श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड इक्राइन प्रकार की होती है। श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड इक्राइन प्रकार की होती है। श्वेत ग्रंथि इक्राइन प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की? तो अगर ऑप्शन के अंदर इक्राइन दे रखा है और पूछा गया कि श्वेत ग्रंथि कौन से प्रकार की होती है तो क्या करोगे? और इक्राइन नहीं दे रखा हो तो मेरोक्राइन। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन हमारे से ये भी पूछा जाता है कि श्वेत ग्रंथि किस किस में अनुपस्थित होती है? किस किस के अंदर, है ना? कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि भैंस के अंदर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, जो कि गलत है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की अगर बात करते हैं, है ना, सुनो, 1 सेंटीमीटर एरिया, स्क्वायर एरिया, यानी 1 सेंटीमीटर ऐसे 1 सेंटीमीटर ऐसे अगर एरिया की अगर बात करते हैं तो गाय के अंदर श्वेत ग्रंथियों की संख्या रहती है लगभग 2500। कितनी होती है? 2500। लेकिन अगर भैंस के अंदर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की अगर बात करते हैं तो ये ग्रंथियां पाई जाती है सिर्फ 150। कितनी होती है? 150। श्वेत ग्रंथियों का मेन काम है तापमान नियमन का, थर्मो रेगुलेशन का, क्योंकि लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण के द्वारा थर्मो रेगुलेशन में सहायता करती है। तो भैंस के अंदर 2 चीजें जिसकी वजह से भैंस को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। पहला कारण तो है श्वेत ग्रंथियों की संख्या का कम होना, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन हो नहीं पाएगा, और दूसरा भैंस का रंग काला, काला रंग गर्मी को ज्यादा अवशोषित करता है, इसीलिए भैंसों के अंदर गर्मी ज्यादा लगती है। और वेलोइंग नाम सुना होगा आपने, कीचड़ के अंदर जाकर लौटना या पानी में जाना,
वो भैंसों के अंदर पाया जाएगा। कभी देखा है तालाब के अंदर गायों को बैठे हुए? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि गायों का रंग पहली बात तो काला नहीं, और दूसरा अगर काला है भी तो श्वेत ग्रंथियों की संख्या ज्यादा है, तो वो थर्मो रेगुलेशन आसानी से कर लेती है, वैसे कर नहीं पाती, इसलिए वेलेंगिनी के अंदर पाई जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं पिक्की और फाउल की, इनके अंदर श्वेत ग्रंथियां बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। लिखो नोट डाल के। पिग तथा फाउल, सुअर तथा मुर्गे में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। पिग तथा फाउल में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। सर एक बार दोबारा बताओ। बिल्कुल बताएंगे। पिग तथा फाउल में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। कार्य लिखो इसका, यहीं पे लिख लो कार्य भी। किसका कार्य? श्वेत ग्रंथि का कार्य। कार्य लिखो, लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण द्वारा, लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण द्वारा, लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण द्वारा, लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण द्वारा तापमान नियमन में सहायक, लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण द्वारा तापमान नियमन में सहायक, लवण युक्त पसीने के वाष्पीकरण द्वारा तापमान नियमन में सहायक। तापमान नियमन को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन का कार्य कौन सा अंग करता है? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना? अच्छा, आपने देखा होगा कि मटके का पानी ठंडा रहता है, क्यों? छेद होते हैं, तो छेद होने से क्या हो गया? अच्छा, मटके में बड़े छेद कर दो, ज्यादा ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब? भाई मटके में पानी ठंडा रहता है, सबको पता है। क्यों रहता है? अच्छा, आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है वैसे वैसे मटके की कूलिंग कैपेसिटी कम होती जाती है ना? अब मटका पुराना है कि नहीं है, इसका पता लगाने का सिंपल सा तरीका, अगर नया मटका होगा तो उसके ऊपर पानी की परत मिलेगी, आपको गीला मिलेगा पूरा सरफेस। लेकिन अगर मटका पुराना होगा तो उसको बाहरी सरफेस होगी वो आपको सूखी मिलेगी। कारण, पानी के अंदर फ्लोराइड, फ्लोराइड जाके मटके के जो छिद्र होते हैं उनको बंद कर देगा, बंद कर देगा तो बाहर की तरफ पानी नहीं आएगा। होता क्या है, मटके के अंदर जब बाहरी सतह के ऊपर पानी आता है तो बाहर का वातावरण का तापमान चाहे कितना ही क्यों ना हो, वो पानी उस मटके के टेम्परेचर को कम करके ही रखता है। बाहर के तापमान और मटके के अंदर के तापमान के बीच में बैरियर का काम करेगा। ठीक है, धीरे धीरे पानी मटके की सतह से उड़ता जाएगा, लेकिन मटके के अंदर पानी ज्यादा भरा हुआ, वाष्पीकरण की दर इतनी ज्यादा कम होगी कि आपको फील भी नहीं होगा, और वो पानी हमारे यहाँ पर ठंडा रहेगा। सेम ये स्वेट ग्लैंड्स करती है, आपकी त्वचा के ऊपर पानी की परत जमा देगी, और पानी की परत जमाने के कारण जब गर्मी वाला आएगी, है ना, गर्मी मिलेगी यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, तो वो इस पसीने की वजह से इस पसीने को उड़ाएगी, वाष्पीकरण होगा पसीने का, जिसकी वजह से त्वचा सूखेगी, और सूखने के बाद में वापस से पसीना आने लग जाएगा आपको। तो एक तो कि कुछ भी नहीं होता तो डायरेक्ट त्वचा को ही गर्म कर देती है वो, जबकि वो गर्म लपटे जब पसीना आ रहा था और गर्मी जब आ रही थी तो पसीने ने उस गर्मी को अब्जॉर्व करके खुद ही ऊपरेट हो गया वो, इसीलिए थर्मो रेगुलेशन हुआ। बाकी अगर पसीना नहीं निकलता तो नहीं होता, है ना? तो वैसे ही सेम काम स्वेट ग्लैंड्स करती हैं, थर्मो रेगुलेशन का कार्य। अगर आपसे पूछा है कि कौन सा अंग है जो तापमान नियमन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। पीछे पाया जाएगा, छोटा दिमाग। नोट डाल के लिखो ये भी। लिखो, शरीर में तापमान नियमन करने वाला अंग, शरीर में तापमान नियमन करने वाला अंग, शरीर में तापमान नियमन करने वाला अंग। ऑर्गन अगर पूछा जाए तो क्या नाम लिखोगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अच्छा, तापमान नियमन के लिए शरीर में ग्रंथि पूछी जाए तो श्वेत ग्रंथि, और अंग पूछा जाए तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे ध्यान रखना क्या पूछा।
फिर तुम चिल्ला देते हो इधर उधर, गलत हो जाता अपना। ठीक है, तो कोशिकाओं को हुए नुकसान के आधार पर ग्रंथियों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मीरोक्राइन, जहां पर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा श्रावण होगा और कोशिका को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। एपोक्राइन के अंदर कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली का नुकसान होगा, लेकिन कोशिका नष्ट नहीं होगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड। तीसरे नंबर पे आती है होलोक्राइन। होलो का मतलब होता है पूरी की पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी और श्रावण के साथ में बह जाएगी। ठीक है, उसकी जगह दूसरी कोशिका उत्पत्ति होगी, वो श्रावण के साथ बह जाएगी, फिर तीसरी, ऐसा चलता रहेगा। तो पूरी कोशिका का नुकसान तो होता है होलोक्राइन के अंदर, कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली का नुकसान होता है एपोक्राइन के अंदर, और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो सीबीएसएस ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और बाकी सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आती है? अगर श्वेत ग्रंथि को स्पेशली लिखा जाए तो इक्राइन। दिक्कत यहां तक? उपकला उत्तक हमारा यहां पर होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? संयोजी उत्तक। हेडिंग डालेंगे संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। सर श्वेत ग्रंथियों को पसीने ग्रंथि आप बोल सकते हैं क्या? बोल सकते नहीं है, इसको बोलते हैं, है ना? थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। श्वेत ग्रंथि वो शुद्ध हिंदी आ गई, वैसे पसीने वाली ग्रंथि ही बोलते हैं। हेडिंग डालोगे संयोजी उत्तक। जनन स्तर कितने होते हैं? नाम बताओ। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अंतःकाल की उत्पत्ति किससे होती है? संयोजी उत्तक की उत्पत्ति भी किससे होती है? लिखो पहली लाइन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, पहली बात। उत्पत्ति मेसोडर्म से। दूसरी बात, सभी संयोजी उत्तकों में 3 चीजें मिलेगी आपको। पहली तो है कोशिकाएं, दूसरे हैं तंतु, और तीसरे नंबर पे आती है मैट्रिक्स। पहले नंबर पे है सेल्स, दूसरे पे है फाइबर्स, और तीसरे पे है मैट्रिक्स पाए जाते हैं। कोशिकाएं मिलेगी, तंतु मिलेंगे और मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, होगा क्या इसके अंदर? जैसे मान लो कोई सा भी एक क्रॉस सेक्शन काट के देखें, तो यहां पर आपको कोशिकाएं, ये कोशिकाएं हैं सब, ये सेल्स हैं। सेल्स के बीच के अंदर आपको तंतु भी देखने को मिलेंगे इस प्रकार के। ऐसे भी हो सकते हैं, गुच्छे के रूप में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तंतु मिलेंगे। फिर बीच के अंदर जो स्पेस बच गया उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को कवर करने के लिए अलग से पदार्थ इसके अंदर पाया जाएगा। कौन सा होगा इसकी बात हम जस्ट आगे करेंगे। तो कोई सा भी संयोजी उत्तक हो, उसके अंदर 3 चीजें मिलेगी आपको। पहले नंबर पे कोशिकाएं, दूसरे नंबर पे तंतु, और तीसरे नंबर पे मैट्रिक्स। पूरे संयोजी उत्तक के अंदर से सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, कोशिकाएं और तंतु। आगे बात करेंगे, लिखो पहले लाइन इसके अंदर। सभी संयोजी उत्तकों में कोशिकाएं, तंतु तथा मैट्रिक्स पाई जाती है। सभी संयोजी उत्तकों में कोशिकाएं, तंतु तथा मैट्रिक्स पाई जाती हैं। सभी संयोजी उत्तकों में कोशिकाएं, तंतु तथा मैट्रिक्स पाई जाती हैं। मिल गई? हेडिंग डालोगे संयोजी उत्तक में उपस्थित कोशिकाएं या संयोजी उत्तक की कोशिकाएं। सबसे पहले बात करें किसके बारे में? कोशिकाओं की।
संयोजी ऊतक की कोशिकाएं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, हेडिंग डालोगे। पहले कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में तंतुओं की बात करेंगे, उसके बाद में मैट्रिक्स की बात करेंगे, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन, कौन कौन से प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। लिख लिया सबने? देखो इधर बाद में लिखोगे। अब संयोजी ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक होती है स्थिर कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? स्थिर कोशिकाएं। इनको बोलते हैं फिक्स्ड सेल। स्थिर का मतलब एक जगह पर रहने वाली, कहीं घूमने फिरने नहीं जाएगी। जैसे कि अगर क्लास की अगर बात करते हैं तो मैं स्थिर हूं यहां पर, है ना, लेकिन आप इधर उधर घूमते रहते हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आती है उनको बोलते हैं मुक्त कोशिकाएं। इनको बोलते हैं फ्री सेल्स। फ्री सेल्स नाम से पता लग रहा है कहीं पे भी आ जा सकती है। ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? फ्री सेल्स। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि चार कोशिकाओं के नाम दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि निम्न में से फिक्स सेल कौन सी और फ्री सेल्स कौन सी है। क्लियर है? ठीक है। पहले बात करते हैं हम स्थिर कोशिकाओं की। स्थिर कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में तीन नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरे नंबर पे आती है मेसेनकाइमल, कोशिका, और तीसरे नंबर पे आती है एडिपोज सेल्स या वसा कोशिका। तो स्थिर कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में तीन नाम आते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, दूसरे नंबर पे आती है मेसेनकाइमल कोशिका, और तीसरे नंबर पे आती है एडिपोज सेल या वसा कोशिका। एडिपोज वर्ड या एडिपो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब वसा सही होगा। ओस्टियो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब अस्थि से होगा। कॉन्ड्रो वर्ड जहां पर भी आएगा उपास्थि से आएगा। सार्को वर्ड जहां पर भी आएगा मांसपेशी, मसल्स। क्लियर? ठीक है। मुक्त कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो मुक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो पांच होती हैं। कितनी होती हैं? पांच। पांच के अंदर सबसे पहले नाम आता है मैक्रोफेज। दूसरे नंबर पे आती है मास्ट कोशिका, तीसरे नंबर पे आती है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा कोशिका, चौथे नंबर पे आती है लिम्फोसाइट, और चौथे नंबर पांचवें नंबर पे आती है मेलेनोसाइट। कौन सी आती है? मेलेनोसाइट। तो अगर बात करते हैं स्थिर कोशिकाओं की तो स्थिर कोशिकाओं की संख्या कितने प्रकार की होती है? और जबकि फ्री सेल्स की, स्थिर कोशिकाओं में सबसे पहला नाम, फिर अगर बात करते हैं मुक्त कोशिकाओं तो कितने प्रकार की है? सबसे पहले, फिर फिर ठीक है, और लास्ट में मेलेनोसाइट। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही कि चार नाम दे दिए, फाइब्रोब्लास्ट, मेसेनकाइमल, एडिपोज और मैक्रोफेज। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी स्थिर कोशिका नहीं है, या फिर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी मुक्त कोशिका है ना। चार कोशिकाओं के नाम देके। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे से पूछा था वो इनके काम से संबंधित पूछा था, भाई क्या क्या काम करती है। फाइब्रोब्लास्ट की अगर बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट के अंदर शाखित जीवद्रव्य प्रवर्ध पाए जाते हैं और रफ ईआर अत्यधिक विकसित होती है। रफ ईआर अत्यधिक विकसित होती है, इसलिए किसका संश्लेषण करेगी? प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। और चूंकि हमारे जो तंतु और मैट्रिक्स पाए जा रहे हैं उनके अंदर प्रोटीन ही पाया जाता है, तो मैट्रिक्स और तंतुओं का निर्माण कौन करेगी? फाइब्रोब्लास्ट। कौन करेगी? फाइब्रोब्लास्ट। पहला कार्य। दूसरे नंबर पे आती है मेसेनकाइमल कोशिकाएं। मेसेनकाइमल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रूपांतरित होकर किसी भी दूसरी प्रकार की कोशिकाओं के अंदर बदल सकती हैं। मान लो इनमें से कोई सी भी कोशिका नष्ट हो गई तो मेसेनकाइमल कोशिका उसकी जगह दूसरी टाइप की कोशिका के अंदर बदल जाएगी।
तो रूपांतरित होने की जो क्षमता होती है वो कौन सी कोशिका में पाई जाती है? मेसेनकाइमल कोशिका में पाई जाती है। तीसरे नंबर पे आती है एडिपोज सेल या वसा कोशिकाएं। नाम से पता लग रहा है वसा का संग्रहण करने का कार्य कौन करेगी? एडिपोज सेल्स पाई जाएगी। इसके बाद में आती है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को सफाई गर्मी कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि बाह्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उनको नष्ट करने का कार्य कौन करेगी? मैक्रोफेज। सफाई गर्मी कोशिका, स्कैवेंजर सेल, है ना। तो सफाई यानी कि जो हमारे किसी काम का नहीं है, कूड़ा करकट है, उसको बाहर निकालना, ये काम कौन करेगी? मैक्रोफेज। मास्ट कोशिका की अगर बात करते हैं तो एस आकृति का केंद्रक पाया जाएगा, और हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्रावण कौन करेगी? मास्ट कोशिका। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, अगर बचपन के अंदर पढ़ा हो तो, रक्त का थक्का बनने से रोकने का कार्य करेगा। प्लाज्मा कोशिका की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा कोशिका, याद करो वो कोशिकांग जिसकी आकृति बैलगाड़ी के पहिए के समान थी, कौन सा था? तारकाई या सेंट्रोसोम, है ना। कार्य बताओ तारकाई। बोल बोल अब। सीलिया और फ्लैजिला में आधारीय कण होता है, इसके अलावा शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण तारकाई करता है क्या? पूंछ का निर्माण करता है। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? एक्रोसोम का निर्माण कौन? गोल्गी है। और एक और कार्य बता सबसे इंपॉर्टेंट। अंडे में योग का निर्माण तारकाई की पूछ रहा हूं मैं, तर्कतंतुओं का निर्माण करना। ठीक है। प्लाज्मा कोशिका की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा कोशिका के अंदर जो क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, यानी कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो पाई जाती है, वो बैलगाड़ी के पहिए के समान व्यवस्थित रहती है। ना कि प्लाज्मा कोशिका का आकार बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। लेकिन पूछने वाले ने पूछ लिया, तुमने मान लिया और हमने बता दिया, बस इतना ही याद रखना। लिम्फोसाइट की अगर बात करते हैं, प्लाज्मा कोशिका भी एंटीबॉडी का निर्माण करती है, लिम्फोसाइट भी एंटीबॉडी का निर्माण करती है। मेलानोसाइट की अगर बात करते हैं तो मेलेनिन का संश्लेषण करती है, और मेलेनिन त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। कोई काला है तो वो काला नहीं है, उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा ज्यादा है, और कोई गोरा है तो वो गोरा नहीं है, उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम है। तो जो गोरे हैं उनके अंदर कमी है, ध्यान रखना। अपने आप को पूर्ण नहीं मानोगे आप, कमी है आपके अंदर। किसकी कमी है? मेलेनिन की कमी है। ठीक है। धूप के अंदर ज्यादा देर तक रहने पर मेलानोसाइट के द्वारा मेलेनिन का संश्लेषण बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा समय तक धूप में रहने पर आप क्या पड़ जाते हो? काले। क्लियर? तो काले गोरे का भेद बिल्कुल भी नहीं है, भेद किसका है? मेलानोसाइट्स का है, और किसी का नहीं। अलग अलग बात करेंगे इसके अंदर। तो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, पहले तो ऐसे बनाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्या? आज टीचर्स डे। मैं सही बता रहा हूँ तुम तीनों को कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज टीचर्स डे है ना। वरना भी क्लास में नहीं बैठे होते तुम। सर एक बार फिर से बता दो। बताएंगे साहब अभी।
क्लियर? अभी क्लासिफिकेशन लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्टली लिखो फाइब्रोब्लास्ट। अब ये तो पता ही लगेगा कौन सी कैटेगरी में आ रही है ना? नंबर 1 लिखोगे फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट स्थिर कोशिका और मुक्त कोशिका का मतलब पता है? स्थिर यानी एक जगह पर स्थित, मुक्त यानी घूमती हुई, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। सबसे पहले लिखोगे फाइब्रोब्लास्ट। देखो उधर पहले नंबर पे आती है फाइब्रोब्लास्ट। खास बात, शाखित जीव द्रव्य प्रवर्ध पाए जाते हैं। दूसरी बात, आरईआर अत्यधिक विकसित होती है। आरईआर के अंदर 2 कार्य लिखे थे अपन ने, गोल्गी का निर्माण करना और साथ में प्रोटीन संश्लेषण, बताइए अपने को। तो प्रोटीन बेसिकली जो बनी होगी वो उस प्रोटीन का निर्माण करेगा राइबोसोम, लेकिन पाया किसके अंदर जा रहा है? आरईआर के अंदर, इसीलिए ज्यादा विकसित होगी। कार्य की अगर बात करते हैं तो तंतुओं तथा मैट्रिक्स का निर्माण करना। तंतुओं की बात अपन आगे करेंगे। 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु, रेटिकुलर तंतु और इलास्टिक तंतु। कोलेजन तंतुओं में कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, रेटिकुलर के अंदर रेटिकुलिन प्रोटीन पाई जाती है, इलास्टिक के अंदर इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इन तीनों की प्रोटीन का निर्माण कौन करेगी? फाइब्रोब्लास्ट। मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे प्रोटियोग्लाइकेन का बना होता है, यानी प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन का बना होता है। तो प्रोटीन वहां पर भी निर्माण कौन करेगी? फाइब्रोब्लास्ट। इसीलिए लिखा है तंतुओं और मैट्रिक्स का निर्माण कौन करेगी? फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर है? ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं फाइब्रोब्लास्ट के बाद में, तो आती है हमारे पास में मीजेनकाइमल कोशिका। मीजेनकाइमल सेल्स रूपांतरित होकर किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका में बदल सकती है। कोई सी भी कोशिका उसमें बदलने की क्षमता कौन रखती है? मीजेनकाइमल कोशिकाएं। मीजेनकाइमल सेल्स बेसिकली मीजेनकाइमा उत्तक में पाया जाता है, जो भ्रूण के अंदर उपस्थित होता है, वयस्क के अंदर नहीं पाया जाता। अगर वयस्क के अंदर ऐसा कोई काम हो जाता तो आप तो मरते ही नहीं कभी। मीजेनकाइमल कोशिका जाती, आपको मान लो कोई लीवर डैमेज हो गया, लीवर के अंदर जाती है, वहां पर लीवर वाली कोशिकाओं में बदल जाती, किडनी में खराब होती तो किडनी वाली कोशिकाओं में बदल जाती, ठीक है ना। लेकिन ये वयस्क के अंदर पाई नहीं जाती, किसके अंदर पाई जाती है? भ्रूण के अंदर पाई जाती है। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जैसे ह्यूमंस के अंदर डिलीवरी जब होती है ना, तो अगर डंके हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा रहे तो वो कहते हैं कि आपको प्लेसेंटा सेव करना है क्या आपको, है ना, कि आप प्लेसेंटा को प्रिजर्व रखना चाहते हो कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। फिर आपको कि सब क्यों संरक्षित रखें? जिसको अपन गाँव के अंदर बोलते हैं ना, ओढ़ नाव गाड़ते हैं, अपन तो उसके अंदर काम में लेते हैं, भी गाड़ देते हैं अपन तो, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों की एक साथ गड़ी रहती है, गाँव में जो भी जगह रहती है वहां पर। तो वो कहेंगे अगर सर इन फ्यूचर कभी जो बच्चा है आपका, इसको अगर किसी भी प्रकार का ऑर्गन फेलियर वगैरह होगा या कोई भी कमी अगर हो जाएगी, तो प्लेसेंटा के अंदर से कोशिकाएं लेंगे और उन कोशिकाओं को जो संबंधित ऑर्गन है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा और वहां पर वो संबंधित ऑर्गन को बना देगी, है ना। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस प्लेसेंटा के अंदर कुछ मात्रा में कौन सी कोशिकाएं मिलेगी? मीजेनकाइमल कोशिकाएं। संरक्षित कर लेंगे। संरक्षित करने के बाद में मान लो इन फ्यूचर कभी 25-30 साल 40 साल बाद के अंदर अगर कोई ऑर्गन फेलियर होता है, मान लो लीवर डैमेज हो गया, वहां पर इन मेसेंकाइमल कोशिकाओं को स्थानांतरित करेंगे तो लीवर को वापस से रीजनरेट करने का कार्य कौन कर देगी? मेसेंकाइमल कोशिका। लेकिन कॉस्टली इतना पड़ता है कि अपन करवाते नहीं, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास में एडिपोज सेल्स। एडिपोज कोशिकाएं, कार्य है इनका वसा का संग्रहण करना। एडिपो वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब क्या रहेगा? वसा। क्लियर? तीनों के तीनों कौन से प्रकार की में आती है? स्थिर कोशिकाओं के अंदर आती है।
फिक्स्ड सेल्स। क्लियर है? दिक्कत यहां तक किसी को है क्या? बिना बोले लिखोगे? लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। क्या हो गया? फाइब्रोब्लास्ट की अगर बात करते हैं तो फाइब्रोब्लास्ट में शाखित जीवद्रव्य प्रवर्ध, यह वर्ड अपन ने पहले भी लिखा था जब सीलिया और फ्लेजिला के अंदर लिखा था, लेकिन वहां पर साइटोप्लाज्मिक था, जीवद्रव्य नहीं थे, है ना? तो जीवद्रव्य के अंदर प्रवर्ध पाए जाते हैं क्योंकि उसको प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य चूंकि राइबोसोम करता है, लेकिन राइबोसोम को आना किसके अंदर पड़ेगा? आरईआर के अंदर। तो आरईआर के अंदर आने की वजह से ही आरईआर अत्यधिक विकसित पाई जाएगी। और प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो तंतुओं की अगर बात करते हैं तो तंतु भी प्रोटीन से बने रहते हैं और मैट्रिक्स भी किससे बनी रहती है? प्रोटीन से। तो इसलिए लिखा है कार्य के अंदर कि तंतुओं और मैट्रिक्स का निर्माण करने का कार्य भी कौन करेगी? फाइब्रोब्लास्ट ही करेगी। और चूंकि फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर्स के रूप में पाई जा रही, इसीलिए अब उसको नाम क्या दिया है? फाइब्रोब्लास्ट नाम दिया। क्या? मेसेनकाइमल कोशिकाएं वो होंगी जो रूपांतरित होकर, अपन ने 3 नाम तो इसमें लिखे हैं, 5 नाम उसमें लिखे हैं, 8 नाम। मेसेनकाइमल कोशिका के अंदर ये क्षमता है कि वो 8 में से किसी भी प्रकार की कोशिका के अंदर बदल सकती है ना? जिसकी कमी हो गई, मान लो लिम्फोसाइट की कमी हो गई तो लिम्फोसाइट में बदल जाएगी, अगर कमी हो गई मेलानोसाइट की तो मेलानोसाइट में बदल जाएगी। लेकिन ये कैपेसिटी सिर्फ भ्रूण के अंदर ही मिलेगी आपको, क्योंकि मेसेनकाइमल कोशिकाएं मुख्य रूप से भ्रूण के अंदर ही पाई जाती है, वयस्क के अंदर नहीं पाई जाती। देख लिया सबने? कौन सी कोशिकाएं हैं? फ्री सेल्स की अगर बात करते हैं तो फ्री सेल्स के अंदर सबसे पहला नाम क्या आता है? फ्री सेल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज की अगर बात करते हैं तो मैक्रोफेज को स्कैवेंजर सेल या सफाई कर्मी कोशिका,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी कहते हैं। स्कैवेंजर सेल, स्कैवेंजर्स के रूप में अगर काम करने की बात करते हो तो हमारे पास में नाम अगर आपने सुना हो, गिद्ध, वल्चर, क्या काम करते हैं? स्कैवेंजर का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। कोई भी जानवर अगर मर जाता था पुराने टाइम पे, अगर थोड़ा सा बचपन अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम के ऊपर जब जानवर को फेंक दिया जाता था बाहर खेतों के अंदर, तो गिद्ध मंडराने लग जाते थे। गिद्ध मंडराने इसका मतलब हमारे को पता लग जाता था कि कोई जानवर मरा हुआ है वहां पर। तो मरा हुआ जानवर एक तो वातावरण के अंदर वैसे डिकम्पोज हो अपने हिसाब से, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन अगर उसी मरे हुए जानवर को गिद्ध खाते हैं तो वो जल्दी खत्म कर देते हैं, हड्डियों को छोड़ के बाकी सब कुछ खा जाते हैं, उनका पेट भर जाता है, प्रकृति के अंदर सफाई हो जाती है, तो स्कैवेंजर के रूप में काम करते हैं। ऐसा ही कुछ काम करती है कौन सी? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज करती क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करके उन्हें कोशिका से बाहर निकालना। बाहर निकालना, ये किसका काम है? मैक्रोफेज का। तो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे किसी भी काम के नहीं है, उन पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य ये फेगोसाइटोसिस या भक्षण के द्वारा करेगी। इसीलिए मैक्रोफेज को सफाई कर्मी कोशिका भी कहते हैं। मैक्रोफेज की अगर बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में नाम आता है मास्ट कोशिका, मास्ट सेल। मास्ट कोशिका की अगर बात करते हैं तो मास्ट कोशिका के अंदर एस आकृति का केंद्रक पाया जाता है। कौन सी आकृति का? एस आकृति का केंद्रक उपस्थित होता है इसके अंदर। और कार्य की अगर बात करते हैं, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का स्त्रावण करना। हिपेरिन की अगर बात करते हैं तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। एंटीकोगुलेंट यानी रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। हिस्टामिन की अगर बात करते हैं तो एलर्जी के समय स्रावित होता है। और सेरोटोनिन की अगर बात करते हैं तो अरेखित पेशियां जो होती है, उन अरेखित पेशियों में संकुचन का कार्य कौन करता है? सेरोटोनिन करता है। जैसे अगर अरेखित पेशियां या अनिच्छिक पेशियां भी बोलते हैं अपन उनको, आपकी इच्छा से नहीं धड़कती हो, आपकी इच्छा से संकुचन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन। आपके हिसाब से थोड़ी होता है कि आप चाहो कि जल्दी भोजन पच जाए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी इच्छा से काम नहीं कर रही। उनके अंदर संकुचन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरोटोनिन करता है। मास्ट कोशिका के बाद में अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है प्लाज्मा कोशिका, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा सेल्स के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ ये बैलगाड़ी के पहिए के समान व्यवस्थित रहता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान व्यवस्थित। तो क्रोमेटिन पदार्थ बैलगाड़ी के पहिए के समान व्यवस्थित है ना, कि कोशिका हमारे को बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी पूछे तो बता देना, तुम कह देना ठीक है। प्लाज्मा कोशिका के बाद में अगर बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आती है हमारे पास में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। दोनों के कार्य की अगर बात करते हैं, दोनों का कार्य एक ही है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी जानते हो क्या होती है? क्या काम करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। बेसिकली इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो इम्यूनिटी को बनाने का कार्य करेगी। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारी ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं और लिम्फोसाइट है, ये ऐसे पदार्थों का सिक्रेशन करती है जो उस बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है, और उन पदार्थों को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। लिम्फोसाइट के बाद में पांचवें नंबर पे आती है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट की अगर बात करते हैं तो मेलेनिन का संश्लेषण, का संश्लेषण करती है। और ये मेलेनिन बेसिकली त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी।
आगे चल के बात करेंगे अपन त्वचा की। त्वचा हमारे कोर्स के अंदर हम कहेंगे एपिडर्मिस और डर्मिस 2 स्तर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर 5 स्तर और डर्मिस के अंदर 2 स्तर, है ना। वहां पर बात करेंगे कि मेलानोसाइट एक्चुअल में पाई कहां पर जाती है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मुक्त कोशिकाओं की, फ्री सेल्स की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है हमारे पास में मैक्रोफेज, सफाई कर्मी कोशिकाएं, स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेगी। मास्ट कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो एस आकृति का केंद्रक पाया जाएगा, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, है ना। ये तीनों का श्रावण करेगी। अगर याद हो आपको थोड़ा सा रक्त, है ना, ब्लड याद है थोड़ा सा किसी को? रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स की अगर बात करते हैं तो बेसोफिल्स की तरह कार्य करने का कार्य कौन करिए? मास्ट कोशिका। तो बेसोफिल्स के अंदर कार्य वही लिखेंगे, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का श्रावण करना। तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का थक्का कभी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि बेसोफिल्स के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? हिपेरिन का श्रावण किया जाता है। आगे बात कर लेंगे। उतार